मैंने जैसे ही अपनी खाला की बेटी का होने वाला शौहर देखा तो मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था। इसका शौहर काफी अमीर था। इस शादी वाली रात अपनी कजन को बहाने से घर के बाहर ले गई और इसे एक पुल से धक्का दे दिया था। जैसे ही कजन की जगह मैं दुल्हन बन गई और अपना चेहरा छुपा लिया था, लेकिन अचानक ही खबर मिली कि दुल्हा गायब है। तो ये सुनकर मुझे धचका लगा था कि जिससे मैं शादी चाहती थी वो तो घर से भाग गया था। मेरी जिंदगी उजड़ गई थी। कुछ देर बाद ही मेरी कजन जैसे घर में दाखिल हुई तो होश उड़ गए। हम दोनों की बचपन से दोस्ती थी। कहने को तो हम दोनों खालाजाद थी, लेकिन हम इतना एक दूसरे से प्यार करते थे कि जो भी देखता था वो यही कहता था कि हम दोनों तो बहनें लगती हैं। हमारी हर चीज एक जैसी होती थी, चाहे वो कपड़े होते या फिर जूते। सब कुछ एक जैसा होता था। हमारे बीच दूरियां तब आई थी जब अब्बा ने मेरा रिश्ता एक मैनेजर के बेटे के साथ कर दिया था। मैं भी काफी खुश थी क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। लेकिन असल बात तो ये थी कि मैं इस वक्त तक खुश थी जब तक मेरी खालाजाद का रिश्ता नहीं हुआ था। अचानक ही मुझे पता चला कि मेरी कजन का बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आया है। मेरी अम्मा ने जैसे ही सुना तो इन्हें मुबारकबाद देने चली गई। मैंने पहले तो बहुत खुश थी, लेकिन मैं एक लड़की थी, मेरे अंदर भी जज्बात थे। और ये सच बात है कि जब कोई इंसान किसी को अपने से बेहतर देखता है तो इसके अंदर ये ख्वाहिश जागती है कि वो भी इस जैसा ही होता और इससे बेहतर होता। पहले तो मैंने कजन के मंगेतर को नहीं देखा था, लेकिन मेरी कजन बहुत खुश फिरती थी और कहती थी कि इसकी शादी काफी अमीर घराने में होने वाली है। एक दिन जैसे ही इसने अपने मंगेतर की तस्वीर दिखाई तो मैं इसे देखकर हैरान हो गई थी। इसे देखने से ही इसके अमीरी का अंदाजा हो रहा था। मैं अब खुद ही अपने मंगेतर का मुआवजा इसके मंगेतर से करने लगी थी, तो मुझे काफी फर्क नजर आता था, जो कि साफ था। मेरा मंगेतर सादा था और इतने अमीर घराने से नहीं था, लेकिन जो मेरी कजन का मंगेतर था वो तो बहुत ही ज्यादा अमीर घराने से था। मेरी कजन अब रोज ही अपने मंगेतर के गुण गाती थी और मेरे पास आकर इसके किस्से बयान करती थी कि वो तो अपनी अमीरी में इतना मसरूफ होता है कि इसके पास तो वक्त ही नहीं मिलता। मैं ऊपर ऊपर से तो इसकी खुशियों में खुश होती थी, लेकिन अंदर से मेरा दिल कट सा जाता था। अंदर ही अंदर मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि काश मेरा भी मंगेतर इसकी तरह अमीर होता। अम्मा से जब भी मैं इस बात का शिकवा करती तो अम्मा कहती कि मेरी कजन तो 5 वक्त की नमाजी है, बल्कि वो तो तहज्जुद भी पढ़ती है और अपनी दुआओं में अपने नसीब की दुआ करती है। मैंने तो कभी नमाज तक नहीं पढ़ी थी। इनकी बात सुनकर मैं उछलने लग जाती थी कि भला रिश्ते वाली बातों में हमारे दिल को क्यों बीच में ला रही हैं। और बात तो बस इतनी सी होती है कि इसके अम्मा अब्बा ने इसका रिश्ता अच्छी जगह ढूंढा, जबकि आप लोगों ने इसकी जहमत ना की। मेरी अम्मा से इसी बात पर लड़ाई हो जाती थी। वैसे ये बात तो सच्ची थी कि मेरी वो कजन काफी मासूम और काफी नेक और परहेजगार थी। मैंने कई दफा इसे अपने हाथों में लगाकर बातों में लगाकर फंसाया हुआ था और इसे काम भी निकलवाया हुआ था। जैसे कि पढ़ाई में इतनी अच्छी ना थी, लेकिन वो मेरे सारे काम करती थी। मेरी सारी असाइनमेंट्स वगैरह वो बना देती थी। मुझे काफी फायदा रहता था। अचानक ही एक रात में बैठी मंसूबे बना रही थी जब एक ही दम मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा हो जाए कि मेरी शादी इसके मंगेतर से हो जाए। लेकिन जैसे ही ये अजीब ख्याल आया तो मैंने खुद को मलामत की कि मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा करना काफी गलत होगा। लेकिन अब मैं अपने मंगेतर से उगता चुकी थी। मुझे इसकी अच्छी नेचर में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि इसकी जेब खाली है। पूरे खानदान में मेरी इस कजन के ही चर्चे थे कि इसका मंगेतर काफी अमीर है, जबकि मेरी तो कोई बात ही नहीं करता था। इस वजह से मुझे ज्यादा मैं चिढ़ जाती थी। मैंने सोच लिया था कि अब तो मैं अपनी शादी अमीर घराने में ही करके रहूंगी। एक दिन मेरी वो कजन कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने मंगेतर से मिलवाऊंगी, वो बहुत ही अच्छा है। इसकी बात सुनकर तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं इसकी मासूमियत पर अंदर ही अंदर काफी हैरान होती थी कि कोई भला इतना मासूम कैसे हो सकता है कि किसी को अपने मंगेतर से मिलवाए, जो पहले इसके मंगेतर को पाने की ख्वाहिश कर रहा हो। मैं जैसे ही इसके मंगेतर से मिली तो वो अपने ख्यालों में उलझा हुआ लग रहा था। मुझे तो यही लगा कि वो बिजनेसमैन है तो अपनी किसी डील के बारे में सोच रहा होगा। इसने हमारी तरफ इतना ध्यान न दिया और कुछ देर बाद वापस चला गया। मैं अपनी कजन को कहने लगी कि तुम्हारा मंगेतर कैसा है, इसे तो तुम्हें लिफ्ट ही नहीं करवाए। लेकिन मेरी कजन को भी यही लग रहा था कि वो मसरूफ बंदा है तो इसलिए किसी परेशानी में होगा। कजन की जल्दी तारीख रख दी गई।
इसकी शादी एक हफ्ते बाद ही थी। शादी की सारी तैयारियां होने लगी थी, जबकि इधर मेरा दिल तेजी से धड़कता जा रहा था कि अगर मेरी कजन की इसके साथ शादी हो गई तो मुझे अमीर शौहर कैसे मिलेगा। मैं रोज रोज मंसूबे बनाती रहती थी कि इसकी शादी वाले दिन मैं काफी परेशान थी जब वो कहने लगी कि शादी तो मेरी है, इधर परेशान तुम हो रही हो। मैंने भी बहाना बना दिया कि वो मुझे छोड़कर जा रही है, मैं इस वजह से परेशान हूँ, मुझे छोड़कर जा रही है। जिस पर वो कहने लगी कि परेशान होने वाली क्या बात है, हम लोग रोज ही मिला करेंगे। वो मेरा मूड ठीक करने के लिए मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाने लगी। मैं भी तैयार हो गई। हम दोनों पैदल चले गए आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम वाला जिधर था वो जगह पुल के दूसरी तरफ थी। हम लोग पुल पर चढ़ गए थे। रात काफी अंधेरा हो गया था। इसका फंक्शन रात के 10 बजे था और हम तकरीबन 8 बजे आइसक्रीम खाने गए हुए थे। वो माइयों के जोड़े में मलबूस थी, काफी तैयार हुई थी। इस पर दुल्हन का रूप बहुत अच्छा लग रहा था। आइसक्रीम आने के बाद इसने घर जाकर दुल्हन बनना था। इसका सारा सामान तैयार था। अचानक ही मेरी नजर पुल के गहरे पानी पर गई। मेरे अंदर शैतान जाग उठा था। मुझे अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। मेरा दिमाग कहने लगा कि ये अच्छा मौका है, अगर अब कुछ ना किया तो फिर मैं आगे सारी जिंदगी गरीब रहूंगी। मेरी वो कजन मुझसे काफी हंस हंस कर बात कर रही थी, लेकिन मेरी नजर तो पुल के गहरे पानी में थी। मैंने अपनी कजन को इस पानी में धक्का दे दिया। मेरी कजन चीखती रही, चिल्लाती रही और इस पुल के पानी के नीचे गिर गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था कि अब मैं क्या करूं। इतनी ठंड के बावजूद मेरा चेहरा पसीने से तर था। मैं भागते हुए अपने घर गई। शादी के लिए सब तैयार थे, दूल्हा भी आ चुका था, बारात आ चुकी थी, लेकिन मेरी कजन का कोई पता नहीं था। मैं जल्दी से दुल्हन वाले कमरे में चली गई थी। दरवाजा बंद कर लिया था। मेरी कजन का मोबाइल मेरे पास से था, जिसमें दुल्हे के 5-6 मिस कॉल आई हुई थी। मुझे ये लग रहा था कि शायद दुल्हा बहुत बेताबी से अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा होगा, इसलिए इसने कॉल्स की हैं। मैंने जल्दी से दुल्हन की सारी चीजें देखी। इसका लहंगा पड़ा हुआ था, इसका जेवर वगैरह सब कुछ इस बेड पर मौजूद था। मैंने जल्दी जल्दी वो सब कुछ पहनना शुरू कर दिया और खुद घूंघट ओढ़कर दरवाजा खोल दिया। मेरे कजन की छोटी बहन मुझे अपनी बहन समझकर वहां से नीचे हॉल में लाने लगी, जहां सारे अरेंजमेंट हुए थे। जैसे मैं वहां पहुंची तो सब मुझे दुल्हन समझकर मेरी तारीफ करने लगे। एक आंटी कहने लगी कि इसका घूंघट तो उठाओ। जैसे मैंने इसकी बात सुनी तो मन ही मन में इससे काफी कुछ कहने लगी थी, लेकिन खाला ने मना कर दिया। कहने लगी मेरी बेटी काफी शर्माती है। मैंने भी सुख का सांस लिया। अब दुल्हे का वेट हो रहा था, न जाने दुल्हा कहाँ चला गया था। 2-3 मिनट गुजर गए, लेकिन दुल्हा कहीं भी नहीं आया। सभी इसको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे और इससे राबता करना चाह रहे थे, लेकिन वो तो किसी से राबता नहीं कर रहा था। न जाने वो किधर भाग गया था। मुझे तो काफी डर लग रहा था। मेरी खाला बहुत रो रही थी और सबसे यही कह रही थी कि मेरी बेटी की तो जिंदगी खराब हो गई है। बारात वाले सारे चले गए थे। मेरा दिल काफी तेजी से धड़क रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैं जल्दी से भागकर वापस अपनी कजन के कमरे में चली गई और अपना सारा जेवर और कपड़े मैंने चेंज कर लिए। जैसे मैं नीचे आए तो सब मेरी कजन को तलाश कर रहे थे। इन्हें पता चला था कि मेरी कजन भी गायब है, क्योंकि पहले तो मैं ही इसके रूप में थी। मेहमानों ने जब ये देखा कि दूल्हा और दुल्हन तो गायब हैं, तो अजीब अजीब बातें कर रहे थे। मेरी खाला काफी हैरान हो गई कि मेरी बेटी तो अभी यहीं पर थी, वो कहाँ जा सकती है। वो मुझसे पूछने लगी। मैंने भी नहीं कुछ ना बताया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाहर जाकर देखूं और इस पुल के पास जाऊं, शायद वो वहां मौजूद हो, लेकिन मैंने खुद अपने हाथों से इसे पुल में फेंका था और वो पानी में कहीं बह गई होगी। मुझे ये लग रहा था कि अपनी कजन को तलाश करने में इस जगह चली गई थी, लेकिन मेरी कजन वहां पर मौजूद नहीं थी। मैंने इसकी बहुत आवाजें लगाई। रात का आखिरी पहर होगा। थक टूट कर मैं वापस अपने घर जाने लगी। अचानक ही जैसे मैं अपने घर गई तो वो मंजर देखकर मेरी तो रूह फना हो चुकी थी, जबकि इसके साथ कोई और नहीं बल्कि मेरा ही मंगेतर बैठा था। ये देखकर तो मैं हैरान हो गई। इससे पहले कि मैं फर्श पर गिरती, जब मेरी अम्मा ने मुझे संभाला था और कहने लगी थी कि तू कहाँ चले गई थी। अम्मा को बताया कि इसे ढूंढने गई थी जो अब मेरे मंगेतर से शादी कर चुकी है। मुझे काफी घिन आ रही थी कि निकाह के बाद जैसे सब लोग चले गए तो मैं अपनी कजन के रूम में गई और मैं इससे पूछने लगी कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे मंगेतर को मुझसे छीन लिया है। जब मेरी कजन ने मुझे एक रख कर थप्पड़ मारा और कहने लगी कि तुमने मेरे साथ जो किया वो अच्छा था,
कहने लगी कि तुमने मेरी जान लेने की कोशिश करके अच्छा नहीं किया, मुझे पुल से गिरा दिया था। मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझती थी, लेकिन जो तुमने हरकत की वो तो दुश्मन भी किसी से ना करे। इसके बाद सुनकर मैं फंस चुकी थी। मैं बहाना बनाने लगी और इससे कहने लगी कि मैंने इसे कोई धक्का नहीं दिया, बल्कि इसका तो पाँव फिसला होगा जो वो पुल के नीचे गिर गई। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई और झूठ बोलती, जब इसने मुझे चुप करवाया और बोला कि इससे मेरे मंगेतर से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसका दूल्हा इसे छोड़कर भाग गया था। इसकी वजह से इसकी इज्जत बचाने की खातिर मेरे मंगेतर ने खुद इससे निकाह करने की हामी भरी थी। ये सुनकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर बिजली गिरा दी हो। अब मुझे याद आ रहा था कि जब भी मेरा मंगेतर मुझसे मेरी तवज्जो मांगता था तो मैं इसको ऐसी बातें सुनाती थी कि अभी हमारी शादी नहीं हुई, अभी वो मेरा मंगेतर ही है। और मैं इसे अपनी कजन के मंगेतर के किस्से सुनाकर और इसकी तारीफें करके इसे ताने देती थी। इस वजह से हमारे बीच काफी इख्तलाफ पैदा हो गए थे, लेकिन मुझे इस पर कोई फिक्र नहीं होती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं तो अपनी कजन के मंगेतर के पीछे पड़ी हुई हूँ और मुझे तो किसी अमीर घराने में शादी करनी है। मैं अपने घर वापस आ गई थी। अम्मा ने मुझे हौसला दिया, मेरा रिश्ता दोबारा कहीं से आ जाएगा। मैं अपनी कज़न के मुकाबले पर आ गई थी और अब तो मैं जल्दी से जल्दी अपनी शादी करवाना चाहती थी। इसलिए इसके बाद मेरा पहला रिश्ता आया। मैंने अम्मा को कह दिया कि मुझे वो रिश्ता मंजूर है। अम्मा काफ़ी हैरान हो गई कि मेरे तो इतने ऊंचे ख्वाब होते थे, इतनी जल्दी मंजूरी दे दी। लेकिन मेरी शादी हो गई थी। मेरा शौहर मेरे साथ ठीक नहीं होता था और मेरी कोई इज्जत नहीं करता था, मुझे वो दर्जा भी नहीं देता था जो एक बीवी का होना चाहिए। मैं पछताती थी कि मैंने अपनी अना की वजह से शादी के लिए हाँ कर दी थी। दूसरी तरफ मेरी कज़न इसके साथ काफ़ी खुश थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। कहने को तो मेरे पास काफ़ी पैसा था और सब कुछ था, लेकिन मेरा शौहर अच्छा इंसान नहीं था। इसके पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं होता था। मैं ज़्यादातर अपने मेके में रहती थी, लेकिन जब भी अपनी कज़न को खुश देखती थी तो मैं ये सोचती थी कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था शायद जो मैंने किया। मुझे इसकी सज़ा मिली है, लेकिन अब कुछ क्या भी नहीं जा सकता था। मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। कभी कभार मैं अपनी कज़न के पास जाने का सोचती थी कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बात तो जान गई थी कि मुझे जिसकी कदर नहीं थी वो मुझसे छिन गया। इसके बाद ही मुझे इस चीज़ की कदर महसूस हुई। इसका नतीजा यही निकला कि इंसान के पास जो मौजूद हो, इंसान को इस चीज़ की कदर करनी चाहिए, चाहे जितनी भी छोटी हो, लेकिन इसका अपना एक अलग मुकाम होता है।